गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यानी कि मात्रक और मापन, उसके हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आपने उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं 4th लेक्चर में और इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आएगी। सिर्फ 11th में ही नहीं, 12th क्लास में भी आपके बहुत काम आने वाली है ये टॉपिक और ये बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक ध्यान से समझना कि सार्थक अंक क्या होते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे कि क्या लिखी हुई है, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है ना, एक ही लाइन है, ध्यान से समझनी है आपको ये। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे यदि किसी छड़ की लंबाई 4.25 मीटर है तो इसमें 4 व 2 विश्वसनीय अंक है तथा अंक 5 संदिग्ध है। देखो हमारे पास क्या है, कोई छड़ है और उस छड़ की लंबाई कितनी है 4.25 मीटर। अब जो ये 4 और 2 है ये तो इसमें विश्वसनीय अंक है और जो 5 है ये अंतिम अंक है, इसको हम संदिग्ध अंक बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने अंक हुए, 3 अंक हुए। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब सार्थक अंकों की संख्या को काउंट करने के कुछ नियम भी है, कुछ रूल भी है। 4-5 रूल है, उनको ध्यान से समझ लो, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सार्थक अंकों की गणना करने के नियम। देखो आपके सामने यहाँ पे 5 नियम है। आप सेम इसी तरह से अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना और उनको समझने की कोशिश करना। देखो पहले की बात करते हैं, सभी अशून्य अंक। अशून्य का मतलब होता है जो शून्य ना हो, जो जीरो ना हो। अशून्य अंक को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3985 में 4 सार्थक अंक है। देखो सभी नॉन जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4 इसमें कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक। जैसे 285.34 है, इसमें 5 सार्थक अंक है। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नॉन जीरो है। ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट को समझो। 2 अशून्य अंकों के बीच, अशून्य का मतलब नॉन जीरो, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 203 में 3 सार्थक अंक है। 203 जो 2 और 3 है ये नॉन जीरो है ना, अशून्य अंक है और अशून्य के बीच में शून्य है। तो अगर अशून्य के बीच में शून्य हो तो वो भी काउंट होगा, वो भी गिना जाएगा। तो 1 2 3 3 सार्थक अंक है। जैसे 250.304 है, इसमें कितने अंक है, सार्थक अंक 6। 1 2 3 4 5 6, 1 जीरो तो ये और 1 जीरो ये, इसमें 2 जीरो है, लेकिन 2 जीरो नॉन जीरो के बीच में है। 2 और 4 दोनों नॉन जीरो अंक है, अशून्य अंक है, इनके बीच में जीरो है तो काउंट होगी। अब तीसरी बात पे चलो। यदि संख्या का मान 1 से कम है, यदि संख्या का मान 1 से कम है। देखो 1 से कम कौन सी संख्या होती है, जो 0 पॉइंट कुछ होती है, जैसे कि 0.3 या 0.2 या 0.1। जो भी नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी वो नंबर 1 से छोटी है। समझ रहे हो ना इस बात को। तो अब यदि संख्या का मान 1 से कम है, अर्थात दशमलव से पहले शून्य है, ठीक है ना, तब दशमलव के तुरंत बाद अगर शून्य हो तो वे शून्य अंक सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। जैसे 0.00203 है ना, पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर 1 से कम है। एक बात तो ये चेक करनी है। दूसरी बात, पॉइंट के बाद, जस्ट बाद अगर 0 है, चाहे 1 जीरो हो चाहे 10 जीरो हो, वे जीरो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, ध्यान रखना है। तो 2 0 3 ये 3 ही सार्थक अंक होंगे इसमें।
समझ रहे हो ना बात। देखो अगला पॉइंट, दशमलव रहित पूर्ण संख्या के अंत में, दशमलव रहित, रहित का मतलब जो उसमें है नहीं, दशमलव रहित पूर्ण संख्या के अंत में आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो और उस संख्या के लास्ट में क्या हो, जीरो हो, चाहे 1 जीरो हो चाहे 4 जीरो हो, तो वे जीरो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। राइट, देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2340 में 3 सार्थक अंक है, समझ रहे हो ना, 2, 3, 4, बस ये ही सार्थक अंक है। ये एक ऐसी संख्या है ना जिसमें दशमलव नहीं है और लास्ट में जीरो है, तो जो लास्ट में जीरो है वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होगी। जैसे 23,400 है ना, इसमें 2, 3, 4 के बाद में 2 जीरो है, तो 2 जीरो हो चाहे 3 जीरो हो, कितनी भी जीरो हो, मतलब वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी। तो 2, 3, 4 यहाँ पे भी 3 ही सार्थक अंक है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, किसी संख्या को 10 की घातों की गुणा के रूप में लिखे होने पर, हमारे पास कोई संख्या है और वो संख्या 10 की घात के रूप में लिखी हुई है, उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे मान लो कोई संख्या है वो 10 की घात के रूप में है, या ऐसा कह सकते हो 10 की घात से सार्थक अंकों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो घात घटा लो चाहे घात बढ़ा लो, घात के घटाने और बढ़ाने से सार्थक अंकों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, 239.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये हमारे पास कोई नंबर है। 10 की पावर 3 को तो भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अब ये देखो 3 तो ये है और 2 ये है, तो कितने सार्थक अंक होंगे, 5 में 5 सार्थक अंक है। तथा अब देखो इसी को चेंज कर लो, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आओ या यहाँ पे ले आओ, तो अगर हम 2.3985 करेंगे और 10 की पावर कितनी होगी, फिर पॉइंट को 2 अंक इधर खिसकाया हमने, 1, 2, तो 2 पावर और बढ़ेगी। पहले कितनी थी, 3, जब हम 2 पावर और बढ़ा देंगे तो पावर कितनी होगी, 5। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 5 सार्थक अंक है और यहाँ पे भी 5 सार्थक अंक है। यहाँ पे घात 3 थी और यहाँ पे घात कितनी है, 5 है। तो घात का कोई भी फर्क सार्थक अंकों पर नहीं पड़ता। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या समझा कि सार्थक अंक की परिभाषा क्या है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो जो भी हमारे विश्वसनीय अंक है और जो भी अंतिम अंक है, जो भी हमारा संदिग्ध अंक है, सभी को काउंट कर लो, वो हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी है और कुछ फॉर्मूले भी है। अगर आपने ये 4-5 रूल अच्छे तरीके से समझ लिए तो आप सार्थक अंक आसानी से बता सकते हो। देखो हमारे पास जो NCERT में एग्जाम्पल है वो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, तो इनमें आपको बताना है कि सार्थक अंक कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.007 मीटर स्क्वायर, इसमें हमें ये बताना है कि कितने सार्थक अंक है। तो देखो पॉइंट से पहले अगर 0 हो मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 1 से कम हो। तो तीसरे वाला, यदि संख्या का मान 1 से कम है अर्थात दशमलव से पहले 0 है, तब दशमलव के तुरंत बाद अगर 0 हो तो वे शून्य अंक सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। समझ रहे हो ना। तो देखो पॉइंट से पहले क्या है, 0, और पॉइंट के बाद 00, तो 00 काउंट नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 सार्थक अंक है इसमें। अब 2.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ये तो हमने अभी पढ़ा है ना कि 10 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 264, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। फिर 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर कोई संख्या विदाउट पॉइंट है, जैसे कि हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि दशमलव रहित पूर्ण संख्या के अंत में आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, जो संख्या दशमलव वाली नहीं है अगर उसके बाद में 0 आ जाए तो वो 0 काउंट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई संख्या दशमलव वाली है और उसके बाद में 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, तो वे 0 काउंट होते हैं। तो यहाँ पे काउंट होंगे बिल्कुल। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। इसकी बात करो 6.320,
तो 1 2 3 4 इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या है और पॉइंट वाली संख्या में जो लास्ट में 0 होता है वो काउंट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट 0.006032 मीटर स्क्वायर, इसमें कितने सार्थक अंक है? देखो पॉइंट से पहले 0 है तो ये नंबर क्या है? 1 से छोटी है, तो इसके बाद में जो 0 आएंगे वे काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 इसमें भी 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है ना? आप अपने तरीके से कुछ भी 8-10 नंबर लिख के देख लेना और बताना कि वहाँ पे कितने कितने सार्थक अंक उनमें है। अब आपका सार्थक अंकों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, और वो टॉपिक है हमारा विमीय विश्लेषण। सबसे पहले हम विमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर विमा कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और आपको विमा निकालनी आनी चाहिए। विमा कैसे निकालते हैं वो हम अभी पढ़ लेते हैं। भौतिक राशियों की विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे गाते हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे गाते हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। द्रव्यमान की विमा m, लंबाई की विमा l, समय की विमा t, वैद्युत धारा की विमा कैपिटल A, ताप की विमा कैपिटल K, ज्योति तीव्रता की विमा CD और पदार्थ की मात्रा की विमा मोल होती है। देखो आपको शुरुआत में बताया था कि मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। हमारे पास 7 मूल मात्रक होते हैं, और उन मूल मात्रकों की जो घात होती है, जो उनकी पावर होती है, उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। बात समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे हम 3 कॉलम बना लेंगे एक पेज पर। पहले कॉलम में लिखेंगे भौतिक राशि, दूसरे कॉलम में लिखेंगे सूत्र, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे उनके विमीय सूत्र। आपको एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, सूत्र पे। ठीक है ना? किसका सूत्र क्या होता है? अगर आपको सूत्र पता है तो आप विमीय सूत्र भी आसानी से निकाल लोगे। अभी हमने यहाँ पे 10 भौतिक राशियाँ लिखी है, आपको दिखाई दे रही है। हमारे सामने 10 भौतिक राशियाँ है, इनके हमें सूत्र पता होने चाहिए, और इन विमाओं की हेल्प से हम इनके विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात करो क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई, और जो चौड़ाई है ये भी तो कोई डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस कैसी भी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कैसी भी हो, आपको कैपिटल L ही लेनी है। और विमा हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में आती है, ना तो स्मॉल ब्रैकेट में आएगी और ना ही करली ब्रैकेट में। तो देखो कैपिटल L मल्टीप्लाई कैपिटल L क्या होगा? L स्क्वायर। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना? अभी आपको बताया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो, आप उसमें L ही लोगे, तो L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L। तो जब L की मल्टीप्लाई L में ही करोगे तो क्या होगा? L क्यूब होगा, L की पावर 3। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आयतन की विमा बता दो, तो आयतन की विमा क्या बताओगे? L क्यूब बताओगे। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आयतन का फॉर्मूला बता दो, तो आपको बताना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। समझ रहे हो बात? अब देखो तीसरा, वेग अथवा चाल बताना है। देखो वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय, यही होता है ना फॉर्मूला वेग का। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, अथवा यहाँ पे चाल की बात हो रही है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है? तो आप वेग की विमा निकाल लो चाहे चाल की विमा निकाल लो, एक ही होगी। जैसे विस्थापन क्या है? विस्थापन भी तो एक दूरी ही है, और दूरी की विमा क्या होती है? L अपोन में समय है ना, समय की होती है कैपिटल T, तो L अपॉन T है। अब देखो
नीचे t की पावर 1 है, इसे ऊपर भेज दो तो क्या होगी l t की पावर -1। अगर कोई अब आपसे पूछता है कि वेग या चाल की विमा बता दो तो क्या बताओगे, l t की पावर -1। आगे बढ़ो, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की विमा लिखो। अब वेग परिवर्तन की विमा होती है एल टी की पावर -1 अपॉन समय की विमा क्या है t। समझ रहे हो ना बात। यहाँ पे क्या लिखा है दूसरे कॉलम में, सूत्र। अब देखो वेग परिवर्तन बटे समय, अगर हमें विमा निकालनी है तो वेग परिवर्तन की विमा तो रखो ऊपर और समय की विमा रखो नीचे, तो क्या होगा एल टी की पावर -1 अपॉन टी। अब जो ये t है ना अपॉन में, इसको भी ऊपर भेज दो तो नीचे पावर +1 है, ऊपर भेजेंगे तो -1 जाएगी, एल टी की पावर -2। तो आप इस तरीके से इसकी विमा फाइंड कर सकते हो। अब देखो बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने पढ़ा होगा F बराबर m में 9th क्लास में, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो द्रव्यमान की विमा क्या है, कैपिटल M। अब मल्टीप्लाई त्वरण की विमा अभी फाइंड की हमने, एल टी की पावर -2। अब दोनों को एक जगह मिला के लिख दो, m तो ये है और एल टी की पावर -2 ये है, तो ये क्या होगा m एल टी की पावर -2। ठीक है, तो हमने बल की विमा भी निकाल दी। अब देखो कार्य, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो बल की विमा लिखो सबसे पहले, बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2 मल्टीप्लाई। अब देखो विस्थापन क्या है, विस्थापन भी कोई डिस्टेंस है ना, लंबाई होगी, तो इसकी विमा लिखेंगे हम एल। तो देखो क्या होगा m और l की पावर कितनी होगी 2 होगी ना, तो ml² t की पावर -2। तो ml² t की पावर -2 किसका विमेय सूत्र होगा, कार्य का। अब देखो शक्ति, शक्ति या सामर्थ्य आप कुछ भी कह सकते हो, शक्ति और सामर्थ्य एक ही बात है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो एक काम करो, कार्य की विमा क्या अभी तो निकाल ली हमने, ml² t की पावर -2 और अपॉन में t। अब देखो t नीचे प्लस की पावर है, ऊपर भेज दो माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या होगा यहाँ पे ml² t की पावर -2 तो ये और -1 ये जाएगी, तो -3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो संवेग, संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं P से। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, संवेग P = mv, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखो संवेग बराबर, संवेग का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है m, और देखो वेग की विमा हमने शुरुआत में ही निकाल ली थी, वेग अथवा चाल क्या थी इसकी, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। तो इनको एक जगह मिला के लिख दो, एम एल टी की पावर -1। आ रही है ना समझ में, थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय, ठीक है ना। तो बल का विमेय सूत्र क्या फाइंड किया था हमने, बल का विमेय सूत्र एम एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम एल टी की पावर -2। अब मल्टीप्लाई समय का मात्रक क्या होगा t, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एम एल टी की पावर -2। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा आवेग का। अब देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा k बराबर 1/2 mv², पढ़ा है ना आपने ये, k = 1/2 mv²। देखो जो 1/2 है ना ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई भी विमा नहीं होती। तो देखो हम कैसे निकालेंगे,
इसकी जो ये m है ना, इसकी विमा तो होगी कैपिटल M। अब देखो वेग का स्क्वायर है, वेग की विमा क्या फाइंड की थी हमने, lt की पावर -1, तो यहाँ पे लिख दो lt की पावर -1, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दो। अब m देखो यहाँ पे क्या होगा, l की पावर 2 होगी और -1 की -2 में मल्टीप्लाई तो -2 होगा, पावर हो जाएगी ना, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर की पावर में मल्टीप्लाई, तो इसको एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे ml² t की पावर -2। तो ये हमारी किसकी विमा होगी, गतिज ऊर्जा की विमा होगी। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेना, गतिज ऊर्जा की विमा को आप यहाँ पे लिख लेना। आपको ये 10 भौतिक राशियाँ बताई है, ये उनके सूत्र है और ये उनके विमेय सूत्र है। आप इन 10 पे अच्छी कमांड बना लेना, आगे आपको और भी समझाया जाएगा कि विमा कैसे निकालते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास आपको बहुत जल्द देंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।